एक आदमी गलती से भटकते हुए एक खौफनाक वैम्पायर के अड्डे में गिर पड़ा। चारों ओर राक्षस उसकी ओर लपकने लगे। उसे एक अजीब सी राहत महसूस और तभी वहां प्रकट हुई एक मोहक और खतरनाक वैम्पायर क्वीन। उसकी नजर उस आदमी पर कुछ यूं पड़ी जैसे किसी भूखी शेरनी की निगाह शिकार पर पड़ती है, परंतु उस निगाह में वासना थी, खून नहीं। क्वीन ने धीरे से अपना पंजा बढ़ाया और उसकी धमनी को चीरते हुए काले खून की एक बूंद उसकी जीभ पर टपका दी। अगले ही पल एक अवर्णनीय शक्ति उस आदमी के शरीर में फूट पड़ी। उसकी गति असाधारण हो गई। वह इंसानों को अपनी कठपुतली में बदलने लगा और यहाँ तक कि सूरज की रोशनी जो वैम्पायरों का काल मानी जाती थी अब उसकी शक्ति बन गई। वह एक नया म्यूटेंट वैम्पायर बन चुका था। उसने अपने माथे पर उकेरे हुए विश्वास को छोड़ दिया और वैम्पायर क्वीन के प्रति कृतज्ञता में उसने वैम्पायरों की एक विशाल सेना खड़ी की और मानव सभ्यता पर चढ़ाई कर दी। लेकिन जीतने के लिए उसे उस पवित्र शहर में पहुंचने से पहले उन विशेष रूप से प्रशिक्षित डेमन हंटर्स का ध्यान भटकाना था जो सिर्फ वैम्पायरों का शिकार करने के लिए पैदा हुए थे। इन हंटर्स में सबसे खतरनाक था पॉल, वही आदमी जिसने कभी उसे राक्षसों के अड्डे में अकेला छोड़ दिया था। पॉल ने वैम्पायरों के डर से अपनी पत्नी और बेटी को अपने ही भाई के पास छोड़ा था। अब वही तीनों वैम्पायरों का अगला निशाना बन चुके थे। उनके घर में खाना खाने से पहले वे प्रार्थना कर ही रहे थे कि जमीन अचानक थरथराने लगी। सौतेले पिता ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा एक पूरी वैम्पायर आर्मी उनके दरवाजे पर टूट पड़ने को तैयार थी। उसने तुरंत स्टील का दरवाजा बंद किया, दीवार से अपनी पुश्तैनी गेटलिंग गन निकाली और मोर्चा संभाल लिया। माँ ने एक शब्द भी गंवाए बिना टेबल को धक्का दिया और बिजली की रफ्तार से तहखाने का गुप्त दरवाजा खोला। बेटी से बोली, चुपचाप यहाँ छिप जा, चाहे कुछ भी हो जाए, आवाज मत करना। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा कमरे की दीवार पर टंगा क्रॉस जमीन पर गिर गया। अगले ही पल गोलियों की गड़गड़ाहट और माँ बाप की चीखें गूंज उठी। फिर सब शांत हो गया। बेटी डर के मारे अपनी पैंटी तक गीली कर बैठी, लेकिन एक आवाज भी नहीं निकाली। सांस तक लेना मुश्किल हो गया था, पर उसके बावजूद वैम्पायर किंग ने अपना इच्छित बंदी पकड़ ही लिया। इस दौरान पवित्र शहर के लोग अभी भी इस आस में थे कि चर्च की सुरक्षा उन्हें बचा लेगी। उन्हें क्या पता था कि इंसानों और वैम्पायरों के बीच की लड़ाई तो तब से जारी है जब से सभ्यता की शुरुआत हुई थी। 17वीं सदी से लेकर न्यूक्लियर युग तक वे लड़ते रहे। धरती एक सूनी वीरान दुनिया में बदल गई थी। फिर चर्च ने ऐसे हंटर्स तैयार किए जो वैम्पायरों को पल में खत्म कर सकते थे। वे सिर पर क्रॉस का चिन्ह बनाए 100 वैम्पायरों से अकेले लड़ने में सक्षम थे। उनकी वजह से युद्ध का पलड़ा इंसानों के पक्ष में झुक गया। वैम्पायरों को अलग थलग जोन में बंद कर निगरानी में रखा गया। परंतु जैसे ही संकट टला चर्च को इन हंटर्स की शक्ति से खतरा महसूस हुआ। उन्होंने हंटर्स को भंग किया, बदनाम किया और जनता से काट दिया। पॉल जो सबसे शक्तिशाली हंटर था अपना सब कुछ खो चुका था। जब उसने पिता के रूप में दुहाई दी चर्च ने उसे भगवान के नाम पर चुप रहने को कहा, पर पॉल चुप न रह सका। उसे पता चला कि उसके भाई की बेटी जिसे उसने सौंपा था अब वैम्पायरों के कब्जे में है। वह चर्च गया और 5 आर्च बिशप से निवेदन किया कि उसे फिर से हंटर बनने दिया जाए, लेकिन उन्होंने उल्टा उसे साजिश करता समझा और उसे पकड़वाने के आदेश दे दिए। पॉल निराश हुआ। मत भूलो अपनी शपथ, चर्च के सामने मतलब है ईश्वर के सामने। पॉल ने मौन रहते हुए अपनी प्रेयर बीट्स तोड़ी, अपना ओढ़ा हुआ ग्रे चोगा उतारा और अपने पुराने हथियार एक्सॉर्सिस्ट ब्लेड निकाल लिए। रात होते ही वह अपना पुराना बाइक निकालकर शहर छोड़ निकला, पर दुनिया अब पहले जैसी न थी। धूल, बर्बादी और मौत चारों ओर थी। कुछ ही दिनों में वह उस जगह पहुंचा जहां उसका भाई अंतिम सांसें ले रहा था। पॉल ने बेटी को ढूंढने की कसम खा ली। स्थानीय पुलिस चीफ ने उसका साथ देने की इच्छा जताई और अपनी फेंकी हुई चाकू की कला से प्रभावित किया। पॉल ने गोलियों पर क्रॉस उकेरे और फिर शुरू किया असली शिकार। पर यह बात चर्च तक भी पहुंची। उन्होंने पॉल पर डेथ ऑर्डर जारी कर दी। उसे अब हर हंटर मारना चाहता था। पॉल ने अपने परिवार की लाश को दफनाया और दिशा पकड़ी वेस्ट की ओर जहां वैम्पायर हाइड आउट था। वहीं 10 साल पहले उसका साथी ओवेन गायब हो गया था। पॉल अपराध बोध से भर गया। रास्ते में वे एक ब्लड स्लेव से टकराए, पर वह पागल निकला। तभी जमीन पर लोहे की दरांती खींचने की आवाज आई। एक और ब्लड स्लेव हमला करने वाला था, पर पुलिस चीफ ने उसे फेंकी हुई दरांती से मार गिराया। पॉल ने बाकी सबको अकेले खत्म किया। फिर उस अधमरे से पूछा, वेयर इज द गर्ल? वह जोर से हंसा और सूर्यास्त की ओर इशारा किया। रात आने दो, वैम्पायरों का असली खेल तब शुरू होता है। पॉल ने बाइबल निकाली, खोली और एक क्रॉस स्ट्राइकर निकाला और आने वाले हर वैम्पायर को टुकड़ों में काट डाला। चीफ ने भी लड़ाई की, पर जल्द ही गिर पड़ा। पॉल ने उसे बचा लिया। ब्लड स्लेव डर कर बोला, लड़की को वेस्ट वाले नेस्ट में ले गए हैं। लेकिन तभी एक वैम्पायर लौटा और उसे मार डाला। पॉल उसे पकड़ने भागा और दोनों गिरते गिरते एक गहरे गड्ढे में जा गिरे। चीफ ने घबराकर गन तान दी, लेकिन जो बाहर निकला वह विजेता था, पॉल द एक्सोरिस्ट। अब उनका अगला लक्ष्य था वह विशाल नेस्ट जो 1 दशक पहले उनका शिकार गाह बन गया था। पॉल के दिल में एक ही भावना थी, इस बार या तो वह
सब खत्म कर देगा या खुद खत्म हो जाएगा। हालांकि ये जगह अब पूरी तरह वीरान हो चुकी थी, फिर भी पॉल ने बिना समय गंवाए एक फ्लेयर जलाकर खाई में फेंका और खुद नीचे कूद पड़ा। ऊपर डिटेक्टिव को बाहर का रास्ता सुरक्षित रखने का आदेश दिया। नीचे पहुंचते ही उसने टॉर्च निकाली और इधर उधर तलाश शुरू कर दी। तभी एक परछाई अचानक लपकी और अंधेरे में गायब हो गई। पॉल ने बिना देर किए पीछा किया, लेकिन तभी उस पर हमला हुआ। जवाबी कार्रवाई करते हुए उसने हमलावर को जमीन पर दबोच लिया। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पुरानी साथी मैगी निकली, जिसे चर्च ने पॉल को पकड़ने भेजा था। लेकिन मैगी को बिशप की बातों पर यकीन नहीं था। वो जानती थी पॉल कभी अपना संकल्प नहीं तोड़ सकता, इसलिए वो चुपचाप दूसरों को भटकाकर खुद चेतावनी देने आई थी। दोनों की बातें अभी चल ही रही थीं कि ऊपर से अचानक गोलियों की आवाज आई। पॉल दौड़ पड़ा। डिटेक्टिव मुश्किल में था। ऊपर पहुंचकर देखा तो एक विशाल राक्षस ने उन पर हमला कर दिया था। गनीमत रही कि ऊपर की दरार संकरी थी, जिससे राक्षस अंदर नहीं घुस पाया। पॉल ने ध्यान केंद्रित किया और मैगी ने हवा में एक पत्थर उछाला, जिसे पॉल ने कूदने के लिए स्टेप के रूप में इस्तेमाल किया। दोनों की पुरानी ट्यूनिंग अब भी वैसी ही थी। उन्होंने मिलकर राक्षस को खत्म कर दिया। मैगी ने मजाक में कहा कि पॉल की धार अब भी तेज है, लेकिन तभी घायल राक्षस फिर उठ खड़ा हुआ। अचानक डिटेक्टिव ने गोली चलाई और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि गुफा की दीवारों पर दर्जनों वैम्पायर एम्ब्रियोस लटके हुए थे। साफ था कि ये लोग एक नई सेना तैयार कर रहे थे, लेकिन बड़े बुजुर्ग वैम्पायर्स कहीं नजर नहीं आ रहे थे। बात कुछ गड़बड़ थी। छानबीन करते हुए वो एक रहस्यमयी कस्बे तक पहुंचे, जहां वैम्पायर्स रात में हमला करते और दिन में ट्रेन के डिब्बों में छिप जाते थे। ट्रेन ही उनका चलती फिरती किला बन चुकी थी। इस नरसंहार की खबर जब चर्च की एलीट टीम तक पहुंची तो नेतृत्व कर रहे थे मशहूर ओल्ड ली, जो क्रेसेंट ब्लेड के मास्टर थे। लेकिन किंग वैम्पायर ने उसका सीना चीरकर दिल निकाल लिया और बाकी बचे 2 सदस्यों को एक चॉइस दी, या तो मर जाओ या साथ आओ। जब पॉल और मैगी कस्बे पहुंचे तो वहां सिर्फ खून, लाशें और सूली पर टंगे पादरी मिले। एक पॉकेट वॉच की सुई रात 2 बजे पर अटकी थी। पॉल को ट्रेन की पटरियां दिखी और उसे समझ आया वैम्पायर्स दिन में ट्रेन में छिपते हैं और असली लक्ष्य है होली सिटी। उनका मकसद था पॉल की बेटी को अगवा कर उसे अलग करना, ताकि पॉल होली सिटी से दूर रहे और वो वहां हमला कर सके। तीनों, पॉल, मैगी और डिटेक्टिव ने एक स्कूटर से ट्रेन का पीछा शुरू किया। मैगी ने आगे जाकर ट्रैक पर बम लगाने का काम लिया। डिटेक्टिव ट्रेन में घुसकर लड़की को बचाने निकला और पॉल सीधे ट्रेन की छत पर चढ़ा ताकि वो किंग वैम्पायर को रोके। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसका दिल दहल गया। किंग वैम्पायर और कोई नहीं, उसका अपना गुरु भाई ओवेन था, जिसे वो पहले ही वैम्पायर्स के हाथों मरा हुआ मान चुका था। ओवेन ने खुलासा किया कि मरने के कगार पर उसे वैम्पायर क्वीन ने नया जीवन दिया, एक ऐसी शक्ति जिसमें ना उसे सूरज से डर था, ना इंसानी सीमाओं से। उसने पॉल को भी साथ आने को कहा, लेकिन पॉल ने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। फिर शुरू हुई जोरदार लड़ाई, लेकिन ओवेन अब इंसान नहीं रहा था और पॉल उसका मुकाबला नहीं कर सका। कुछ ही मिनटों में वह ट्रेन से गिर गया। उधर मैगी ने जैसे ही बम लगाया, ब्लड मेडन्स ने हमला कर दिया। उसने जबरदस्त फाइट करते हुए दुश्मनों को काट गिराया, लेकिन टाइमर डिवाइस टूट गया। अब एक ही रास्ता बचा था, अपने स्कूटर को बम बना देना। डिटेक्टिव को तब तक लड़की मिल गई थी, लेकिन ब्लड स्लेव पीछा कर रहा था। तभी पॉल लौटा और दोनों मिलकर लड़ने लगे। उन्होंने सूरज की किरणें ट्रेन में लाने के लिए छत को गोली से तोड़ा और वैम्पायर्स को पीछे धकेला। ओवेन ने फिर हमला किया, डिटेक्टिव को बाहर फेंका और लड़की को उठाकर उड़ गया। पॉल बेबस था, लेकिन मैगी के बलिदान का भाव सुनाई दिया। उसका स्कूटर अब ट्रेन की ओर दौड़ रहा था, बम से भरा हुआ। पॉल ने आखिरी ताकत से ओवेन की गर्दन में भाला घुसेड़ा। ओवेन तिलमिला गया, लड़की को छोड़ दिया। पॉल ने लड़की को पकड़ा और मैगी की ओर देखा। समझते देर नहीं लगी, वो ट्रेन टक्कर से पहले कूद पड़ा और मैगी के बलिदान से पूरी ट्रेन, ओवेन और वैम्पायर्स जलकर राख हो गए। होली सिटी लौटकर पॉल ने वैम्पायर का सिर बिशप्स को दिखाया, लेकिन वो अब भी मानने को तैयार नहीं कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। पॉल जानता है यह अंत नहीं, सिर्फ शुरुआत है। को सब्सक्राइब करके जाना